कभी सोचा है नक्शे पर जो ये लकीरें खींची होती हैं, ये असल में बनती कैसे हैं? आज हम हरियाणा के बनने की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा सफर जिसमें लगभग एक सदी लग गई। ये बात बिल्कुल सही है। हरियाणा की जो सीमाएं हैं ना, वो सिर्फ स्याही से नहीं बनी है। उनके पीछे दशकों का संघर्ष है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने की एक लंबी जद्दोजहद है। तो चलिए आज से शुरू करके अतीत की परतों को एक एक करके खोलते हैं। किसी भी जगह को अगर गहराई से समझना हो तो सबसे पहले उसकी बुनियाद को देखना पड़ता है, यानी कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है। तो सवाल यह है कि आज का हरियाणा दिखता कैसा है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि हरियाणा एक बड़ी पहेली है जो 6 बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है, और इन टुकड़ों को कहते हैं मंडल। यहीं से पूरी कहानी की शुरुआत होती है। तो देखिए, हर मंडल के अंदर कई जिले आते हैं। जैसे हिसार मंडल में 4 जिले हैं, तो वहीं रोहतक सबसे बड़ा है जिसमें 5 जिले हैं। और फिर अंबाला, गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद, इनमें बाकी के जिले आ जाते हैं। ये पूरा ढांचा राज्य को एक मशीन की तरह स्मूथली चलाने में मदद करता है। और इन्हीं 6 मंडलों से कहानी आगे बढ़कर पहुंचती है 22 अलग अलग जिलों तक। हर जिले का अपना एक अलग मिजाज है, अपनी एक अलग कहानी है। तो फिर सवाल उठता है कि इन सबको चलाता कौन है। देखिए, हर लेवल पर एक मेन अफसर होता है। कमिश्नर पूरे मंडल को संभालते हैं, डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी जिले को चलाते हैं, और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी एसडीएम सब डिवीजन के इंचार्ज होते हैं। मतलब ऊपर से नीचे तक एक बिल्कुल क्लियर सिस्टम बना हुआ है। ये तो हो गई आज की बात, आज की तस्वीर। लेकिन अब वक्त है थोड़ा टाइम में पीछे जाने का। चलिए देखते हैं कि ये नक्शा आखिर बना कैसे था, टुकड़ा दर टुकड़ा। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये जो सीमाएं आज हमें दिखती हैं, ये कोई रातों रात नहीं बन गई। इनके पीछे एक बहुत लंबी और उलझी हुई कहानी है। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी का शुरुआती पॉइंट है साल 1858। 1857 की क्रांति के ठीक बाद अंग्रेजों ने प्रशासनिक नक्शे में बड़े बदलाव किए, और बस एक ही झटके में हरियाणा के इलाके को पंजाब का हिस्सा बना दिया गया। और कह सकते हैं कि यहीं से एक अलग पहचान के संघर्ष का बीज बोया गया। जैसे ही कागज पर ये लकीरें खींची गईं, वैसे ही अंदर एक असंतोष की सुगबुगाहट शुरू हो गई। ये कोई बड़ा आंदोलन नहीं था, बल्कि कुछ गिने चुने लोगों का एक शांत संकल्प था, जो ये मानते थे कि हरियाणा की अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। जैसा कि आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, ये एक धीमी आंच पर पकने जैसा था। 1907 में लाला लाजपत राय की शुरुआती आवाज से लेकर 1930 के दशक में हरियाणा को दिल्ली के साथ मिलाने के प्रस्तावों तक धीरे धीरे माहौल बन रहा था। लेकिन इस आग को सही हवा दी स्वामी सत्यानंद ने। वो सिर्फ प्रशासनिक फेरबदल की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक नाम दिया, एक पहचान दी, हरियाणा। और ये एक ऐसा ताकतवर आइडिया था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो जो फुसफुसाहटें थीं, अब वो एक बुलंद आवाज में बदल रही थीं। अब हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग आवाजें मिलकर एक संगठित राजनीतिक आंदोलन की शक्ल ले लेती हैं। 1920 के दशक के आखिर तक ये मांग राजनीति के गलियारों में गूंजने लगी थी। दिल्ली कांग्रेस कमेटी हो या अखिल भारतीय जाट महासम्मेलन, बड़े बड़े संगठन अब इस मांग के पीछे अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। अब ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक असली राजनीतिक मांग बन चुकी थी। और फिर देखिए, ये मुद्दा पहुंच गया इंटरनेशनल स्टेज पर। जब महात्मा गांधी जैसे बड़े नेताओं ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में इस मांग का समर्थन किया, तो ये साफ हो गया कि ये कोई छोटा मोटा स्थानीय मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय महत्व का मामला बन चुका है। और फिर भारत की आज़ादी से ठीक पहले देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया। ये एक तरह से फाइनल मोहर थी। अब हरियाणा का अलग होना अगर का सवाल नहीं, बल्कि कब का सवाल बन गया था। लेकिन आज़ादी के साथ सब कुछ साफ नहीं हुआ। कहानी 1947 के बाद एक नए मोड़ पर आती है, जहां एक पुराने मुद्दे को एक नए और काफी उलझे हुए फॉर्मूले से सुलझाने की कोशिश की गई। आज़ादी के बाद लड़ाई का मैदान ही बदल गया। अब ये लड़ाई भाषा को लेकर होने लगी। एक अलग पंजाबी सूबे की मांग उठी, जिसने हरियाणा के भविष्य के सवाल को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। इस बढ़ते तनाव को कम करने के लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर एक प्लान लेकर आए। इसे एक शांति प्रस्ताव, एक समाधान के तौर पर देखा जा रहा था। तो ये सच्चर फॉर्मूला था क्या? आइडिया बहुत सीधा था। पंजाब को भाषा के आधार पर 2 हिस्सों में बांट दो।
एक पंजाबी बोलने वाला इलाका और एक हिंदी बोलने वाला। ये एक ऐसा समझौता था जो शायद सबको खुश करने के लिए बनाया गया था। यहाँ ये बिल्कुल साफ हो जाता है, हिंदी भाषी इलाकों में पहली भाषा तो हिंदी थी, लेकिन पंजाबी पढ़ना भी जरूरी कर दिया गया, और पंजाबी भाषी इलाकों में इसका ठीक उल्टा। ये एक तरह से भाषाई संतुलन बनाने की कोशिश थी। पर यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस फॉर्मूले को बनाया गया था माहौल शांत करने के लिए, उसी ने असल में आग में घी का काम कर दिया। हरियाणा के लोगों को ये लगा कि ये उनकी भाषा और संस्कृति पर एक तरह का बोझ है, और बस अलग राज्य की जो मांग थी वो और भी ज्यादा भड़क उठी। तो जब हम अपनी कहानी को 1949 में रोकते हैं तो हमें एक ऐसा नक्शा मिलता है जो अभी भी पूरा नहीं है। संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, उसने बस एक नया और शायद और भी गहरा रूप ले लिया था। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है, एक सीमा आखिर होती क्या है? क्या ये सिर्फ नक्शे पर खींची एक लकीर है, या फिर ये भाषा, संस्कृति और पहचान का एक आईना है? हरियाणा की कहानी ये बताती है कि इसका जवाब उतना ही जटिल है जितना कि खुद इतिहास।